हाँ, तो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि द नेक्स्ट लेवल एजुकेशन के नाम से ये नया चैनल बनाया गया है। पहले तो ये सेंटर ऑफलाइन चलता था, लेकिन आज की स्थिति परिस्थिति को देख करके मुझे भी ऑनलाइन आना पड़ा। और जैसा कि आप जानते हैं, इस बार का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहा और अब आप लोगों की बारी है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी बिहार में कुछ अच्छा करें, अपना भी टॉप रैंकर में नाम आए, तो इसके लिए अब खुद आपको इस्टैब्लिश्ड होना पड़ेगा और एक अच्छी रणनीति के साथ आपको भी अभी से ही एकदम दृढ़ संकल्प लेकर के तैयारी में भिड़ जाना होगा। और ये चैनल के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि टाइम टू टाइम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट ला करके दूंगा, ताकि आपकी सफलता में मेरा कुछ योगदान हो सके। तो चलिए आइए, आज तो एक क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि ये क्वेश्चन हर साल 2 नंबर में या कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ दिया जाता है। तो बहुत लोगों को ये कठिन लगता है, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट है, अगर उस कंसेप्ट को हम अच्छी तरह से समझ जाएं तो फिर ये मेरे लिए बड़ा ही आसान हो जाता है। तो ये सवाल को हम लोग हल करते हैं किस विधि से, पहले इस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि बोला गया कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसे हम लोग विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर ये हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला तो इसके विरुद्ध में ऐसा हम मान के चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, और फिर देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या होता है। तो चलिए मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब जैसा कि आप परिमेय संख्या के परिभाषा से जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q क्या है, तो पूर्णांक है, जहां q0 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि ये जो √5 है इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q0 इज इक्वल टू 0। q0 इज इक्वल टू 0, और p और q क्या है, पूर्णांक है। अर्थात ये कुछ भी हो सकता है, -1, -2, -3, -5, 0 भी हो सकता है, लेकिन q0 हम नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर q0 हो जाए तो ये परिमेय संख्या अपना अस्तित्व खो देगा। इसलिए कभी नीचे में 0 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम मान के चलते हैं 2/0, मान के चलते हैं 2/0 अगर लिया जाए तो 2/0 का वैल्यू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इसलिए परिमेय संख्या के नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। खैर, तो अभी हम लोग √5 को अपरिमेय के विरुद्ध परिमेय मान लिए, और परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q0 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा हम मान के चलेंगे यहाँ कि p तथा q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात p और q क्या हो जाएगा, तो एक सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है भाई, तो वैसे संख्याओं का जुग्म जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है। वैसी संख्याओं का जुग्म जिसका HCF 1 होता है, या कहें यूं कि वैसे संख्याओं का जुग्म जो एक दूसरे से न कटे, वो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि 2 और 3 क्या है,
तो सह अभाज्य संख्या है, तो अगर सह अभाज्य है तो इसका जो HCF हो रहा है क्या हो रहा है भाई, 1 हो रहा है। अब हम P और Q में ऐसा ही मान के चलेंगे कि P और Q क्या है, तो सह अभाज्य है, अर्थात लिखेंगे P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन गुणनखंड नहीं है। P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसा हम मान के चले हैं कि P और Q जो है एक को छोड़कर किसी से भी विभाजित नहीं होगा, अर्थात P एवं Q सह अभाज्य संख्या है। तो ये तो हमारा सवाल का पहला स्टेप हुआ कि हम √5 को परिमेय संख्या के बराबर मान लिया, यानी P/Q कर दिए, Q0 इज इक्वल टू 0, और ऐसा हम मान लिए कि P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात P एवं Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये √5 का भी वर्ग कर देते हैं और ये P/Q का भी वर्ग कर देते हैं। अब इसका जो वर्ग करेंगे तो ये देखिए क्या हो रहा है, √5 का स्क्वायर तो आपको पता होना चाहिए कि 5 हो जाता है, कैसे, तो आइए थोड़ा इसका हम कंसेप्ट दे देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि √x इंटू √x बराबर क्या होता है, x। कैसे होता है, तो x गुना x करेंगे x², देखिएगा x गुना x कर देंगे तो ये x² हो गया। अब रूट का वैल्यू पावर के रूप में क्या होता है, तो 1/2, इस पे पहले से 2 है, अब रूट का वैल्यू पावर के रूप में 1/2 हो गया। अभी दोनों का संबंध गुना के, यानी 2 से 2 कट गया, यानी क्या मिल गया हमको 1, अर्थात हम कह सकते हैं कि √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि √3 इंटू √3 करेंगे तो √9 होगा, और √9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो गया। इसी प्रकार से √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इधर P² पट्टा कर देंगे Q², मतलब स्क्वायर को P को भी बांट दिए और Q को भी दे दिए। अब हम क्या कर सकते हैं, तो ये Q² यहाँ डिवाइड के रूप में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा, अर्थात ये हो गया 5Q² बराबर P²। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम कि ये जो 5 है यहाँ इनटू में है, गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि भाग के रूप में आएगा, अर्थात ये जो 5 है P² को विभाजित करता है। अब इसके लिए हम एक थ्योरम बता दें आपको, आप NCERT में थ्योरम 1.3 देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि यदि मान के चलिए कि ए कोई अभाज्य संख्या है, या मान लेते हैं ऐसा कि P कोई अभाज्य संख्या है 2, ठीक है, P कोई अभाज्य संख्या है 2 और A कोई धनात्मक पूर्णांक है, A कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 4 ले लिए, तो P कोई अभाज्य संख्या 2 ले लिए और A कोई धनात्मक पूर्णांक 4 ले लिए। अब ये कहने का मतलब ये है कि अगर ये P इसके स्क्वायर को, अर्थात अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो ये क्या होगा भाई, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। अगर ये 2 16 को विभाजित कर रहा है, अगर ये 2 16 को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब कि ये 2 4 को भी विभाजित करेगा। इसी बात को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे कि जो 5 है गुना के रूप में है, इस आएगा तो P² को विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 5 P² को विभाजित करती है,
5p² को विभाजित करती है। इसका मतलब है कि 5p को भी विभाजित करेगी, 5p को भी विभाजित करेगी। अब यहाँ हम मान के चले थे कि P तथा Q में, यहाँ हम मान के चले थे कि P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब कि P और Q किसी भी टेबल से भाग नहीं लगेगा। लेकिन कुछ क्षण के बाद हमको पता चला कि जो 5 है, ये 5 से जो P है विभाजित हो रहा है। इसका मतलब कि P का एक गुणनखंड 5 है। एक के अलावा P का एक गुणनखंड हमको 5 मिल गया। अब ऐसा हम Q में भी चेक करते हैं, क्या Q में भी कोई गुणनखंड है? हाँ, तो देखते हैं। ऐसा हम करते हैं, मान लेते हैं कि माना P बराबर इसी रूप में 5 के मान लिए। आप कुछ भी मान सकते हैं, 5m भी मान सकते हैं, 5 के। हम चलिए k ले लिए। तो मान लिए कि P बराबर 5 के, और इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। कहाँ रख देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। चलिए, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो P बराबर 5 के है, जहाँ पे P है वहाँ 5 के रख देते हैं। ये हो गया 5q² बराबर P की जगह 5 के रखेंगे तो ये हो जाएगा 5k का स्क्वायर। अब देखेंगे ये 5q², 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 25, और k का स्क्वायर हो गया k²। 5 से ये 25 कट गया, कितने बार में? तो 5 बार में। तो q² बराबर हमको मिल गया 5k²। अब यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा तो 5 यहाँ गुना के रूप में है, इधर आएगा तो q² को विभाजित करेगा। इसका मतलब कि Q में Q का भी एक गुणनखंड क्या है? 5 है, अर्थात कॉमन गुणनखंड P तथा Q में हमको 5 मिल गया। लिखेंगे चूंकि 5 q² को विभाजित करती है, इसलिए 5 Q को भी विभाजित करेगी। अब यहाँ हम मान के चले थे ऊपर में कि P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन बाद में हमको पता चला कि P भी 5 से विभाजित हो रही है और Q भी 5 से विभाजित हो रही है, अर्थात हम जो माने थे हमारी मान्यता गलत हुई। लिखेंगे चूंकि P तथा Q में एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड पाँच भी है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। हमारी मान्यता गलत हुई। यानी हम मान के चले थे कि P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन P तथा Q में एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है। इसका मतलब कि जो हम माने थे वो गलत हो गया। अब जो है हम मान के चले थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, तब ये परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तब क्या है? तो लिखेंगे स्पष्टतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना अगर आप एग्जाम में बना लेते हैं
और ये आपको भी पता है कि ये फिक्स है कि ये सवाल पूछा ही जाता है, 100% पूछा जाता है। तो आज बस एक ही सवाल मैं बता पाऊँगा, चूँकि मुझे कहीं जाना है। तो आप लोग बताइए, ये तो हमारा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, बट लगातार वीडियो आएगी और इसमें कुछ संशोधन भी किया जाएगा। और आप लोगों के लिए मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एक संग्रह लेकर आऊँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा रहा, और फिर हम लोग इसी जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिए। हमारा कोशिश रहेगा कि अंत तक आपके साथ बने रहें और आपको जीरो से हीरो लेवल तक ले जाने का काम करें। धन्यवाद।